Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से इस YouTube चैनल पर। साथियों, RBSC की जो बुक चला रखी है उसमें आपके 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो नंबर 5वां है और आपके यूनिट नंबर 4 चल रही है, यूनिट नंबर 4 चल रही है। अभी इसमें मानव विकास के बारे में पढ़ रहे थे, जो आपके शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत है उसमें 4 सिद्धांतों तक मैं पढ़ा चुका हूँ। विकास अंत्यक्रिया का परिणाम है। इसके बाद नेक्स्ट 5वां सिद्धांत शुरू करेंगे। इसके लगभग 12-13 सिद्धांत इस बुक में हैं, जो बहुत ही शानदार है, जो आपको सभी बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो साथियों, 5वां सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है। और मैं आपको नोटबुक में आपको नोट जरूर कराऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको लिखना है। चलिए 5वां सिद्धांत शुरू करते हैं। 5वां सिद्धांत आता है मित्रों, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, मानव का जो विकास है, अगर किसी बालक का जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास के आधार पर भी जो अन्य विकास है वो अंतर संबंधित होते हैं। मानव का जो सामाजिक विकास है उससे भी दूसरे विकास के जो पक्ष हैं वो भी संबंधित होते हैं। तो कोई भी पक्ष स्वतंत्र नहीं होता है साथियों मानव के विकास में। जैसे विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित, नेक्स्ट देखेंगे, संबंधित होता है। यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। जैसे देखिए, बालक शारीरिक रूप से विकलांग है, अब उसका जो शारीरिक विकास है उससे उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा मित्रों। तो ये क्या हुआ, जो शारीरिक विकास का पक्ष है उसका संबंध किससे है, सामाजिक विकास से। तो मतलब विकास के पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बालकों के गामक विकास का धनात्मक प्रभाव उसके मानसिक विकास पर भी पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकास अंतर संबंधित होते हैं, चाहे सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इनका संबंध एक दूसरे से जरूर होता है साथियों। नेक्स्ट 6ठा प्रकार पढ़ेंगे, विकास एकीकृत रूप में होता है। कैसे रूप में होता है, एकीकृत रूप में। एकीकृत का मतलब क्या है कि भाई जो विकास की प्रक्रिया है वो एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। क्योंकि देखिए, बालक एकीकृत का जो बालक का विकास है वो एकीकृत रूप में कैसे होता है कि बालक कोई भी कार्य करेगा तो पहले संपूर्ण अंग का संचालन करना सीखता है और फिर उसके बाद में अन्य जो वो जो अंग है उसके अंग के अन्य भागों को चलाना वो सीखता है। इसमें लिखा हुआ है, इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो बालक है उसका जो किसी चीज को उठाता है तो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर कोहनी को मोड़ना, फिर कलाई को मोड़ना, फिर अंगुलियों का प्रयोग करना, इस प्रकार से वो सीखता है। फिर उसके बाद में ये जितने भी प्रकार की क्रियाएं करता है उनमें एकीकरण स्थापित बालक करता है, उन भागों में एकीकरण होता है। यही कहलाता है विकास कैसा होता है, एकीकृत रूप में होता है। तो ये 6ठा सिद्धांत था मित्रों, इसमें आप लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। नेक्स्ट 7वां आता है, टॉपिक डाल लीजिए। 7वां जो विकास के मूलभूत सिद्धांत है उसमें 7वां सिद्धांत है, विकास संचयी होता है। संचयी मतलब इकट्ठा, अपन कहते हैं ना, इकट्ठी जिसको कोई चीज हो, तो विकास एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि जो मानव का विकास है वो जो कोई भी कार्य करेगा वो उसके पूर्व अनुभवों पर आधारित कार्य होगा, वही कहलाता है विकास संचयी होता है। कोई सा भी कार्य है, व्यक्ति कोई सा भी कार्य करता है वो पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर कार्य करता है, उसको ही कहते हैं विकास संचयी होता है। जैसे इसमें लिखा है कि कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो व्यक्ति कोई नई चीज करने लग गया, नहीं, धीरे 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 उनमें कई सारे परिवर्तन आएंगे और फिर एक नया परिवर्तन आता है। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों की संचयी प्रगति है। प्रत्येक परिवर्तन उसके अपने पूर्व की वृद्धि और अनुभवों का संचय होता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, एक विकास संचय होता है। संचय पूर्व के अनुभवों और पूर्व के ज्ञान पर आधारित होता है मित्रों। नेक्स्ट 8वां सिद्धांत है,
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो मित्रों आप इनको विकास की विशेषताओं में भी सम्मिलित कर सकते हो। एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, निम्न में से कौन सी विकास की विशेषताएं हैं। तो ये जितने भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, ये सभी विकास के बारे में सत्य कथन है और यही विकास के बारे में विशेषताएं हैं मित्रों। तो देखते हैं विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब बालक में पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर उन गुणों में धीरे धीरे क्या आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। तो इसमें लिख लेना है कि बालक के अंदर पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर उन गुणों में विशिष्टता आती है। तो ये कहलाता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। जैसे बालक हाथों से कुछ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। बालक का भाषा विकास उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता हुआ पहले सामान्य शब्दों से ही होता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को माँ कहता है, फिर धीरे धीरे लगातार भाषा की शब्दावलियों को सीखकर भाषा कौशल का वो विकास कर लेता है। तो मित्रों पहले सीधी सी चीज़ है कि बालक में पहले सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर उन गुणों में विशिष्टता आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, 9वां सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। लिख लेना इसको भी, 9वीं विशेषता या फिर 9वां सत्य कथन या फिर 9वां सिद्धांत, विकास की आप भविष्यवाणी कर सकते हो। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि जो विकास है उसको देखकर उसके आधार पर जो कि भाई हाँ वर्तमान में ये स्थिति है तो आगे जाकर बालक ऐसा हो सकता है, तो इस आधार पर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है मित्रों। नेक्स्ट 10वां देखेंगे, बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में भिन्नता होती है। देखिए जब बालिकाएं किशोर अवस्था में होती है तो बालिकाएं पूर्व किशोर अवस्था या फिर प्रारंभिक किशोर अवस्था कह दीजिए, पूर्व किशोर अवस्था हटाओ, प्रारंभिक किशोर अवस्था का जो समय होता है उसमें बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। वो अपनी उम्र के जो बालक होते हैं उनसे आगे निकल जाती है, जबकि जब किशोर अवस्था पूरी होने लगती है तो किशोर जो होते हैं उनका तीव्र गति से विकास होता है लड़कों का। तो मित्रों बालक में और बालिकाओं में विकास की दर भी अलग अलग होती है मित्रों। नेक्स्ट, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। लंबवत न होकर वर्तुलाकार मतलब कि ऐसा नहीं है कि बालक की लंबाई तो बहुत ऊंची 10 फीट बढ़ गई और उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, बहुत ही ऐसा है कि 1 फीट के बराबर या आधे फीट के बराबर ही वो चौड़ा रह गया, ऐसा नहीं होता है। विकास जैसे बालक में लंबाई बढ़ी तो फिर उसकी चौड़ाई में भी जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो मित्रों विकास लंबवत ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बिंदु डालिए आप, विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। आरंभिक बुनियाद मतलब जब बालक का जो शुरुआती जीवन होता है उसमें बालक में जो विकास होता है, जिन चीज़ों को वो देखता है, जिन चीज़ों को उसने अनुभव किया है, वहाँ पर जिस तरीके से उसका विकास हुआ है वो आगे के जीवन के का निर्धारण करता है कि आगे जीवन में बालक क्या करेगा। तो मित्रों विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। जो आरंभिक विकास है वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। देखिए परिपक्वता और अधिगम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैच्योरिटी और जो अधिगम लर्निंग दोनों चीज़ें हैं, इनसे भी विकास में बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है। जो परिपक्वता व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित करता है। अधिगम ही एक प्रकार का विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास के द्वारा उसके स्वयं के द्वारा होता है। तो मित्रों देखिए कोई व्यक्ति यदि परिपक्व होगा, कोई व्यक्ति किसी नई चीज को सीखेगा तो उससे उसका विकास जरूर प्रभावित होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। जोखिम को खतरा भी आप कह सकते हो। खतरा, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुका है मित्रों। हालांकि प्रोक्सिमो डिजिटल वगैरह से विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ से सभी जगह से प्रश्न एग्जाम में, रीट के टेट के एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनते हैं। अधिकतर प्रश्न आरबीएससी की बुक से बनते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, इसीलिए आप ये बुक जरूर पढ़ें। तो विकास की जो अवस्था होती है, प्रत्येक अवस्था के अपने अलग अलग खतरे होते हैं, इसलिए जो उनके अभिभावक हैं उनको अच्छी तरह से देख करके अवस्था के अनुसार बालकों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो मित्रों ये है नेक्स्ट पॉइंट आता है मित्रों
विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। जो जिस संस्कृति में बालक रहता है, जहाँ वो निवास करता है, यदि उन संस्कृति में कुछ परिवर्तन आते हैं, उससे भी विकास परिवर्तन होता है। मित्रों देखिए, बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रा में गुणों का विकास भी करती है। देखिए, यदि जिस संस्कृति में बालक रह रहा है, अगर वो उन्नति करती है तो बालक का जो विकास है उसमें भी उन्नति होगी। अगर उसकी संस्कृति नीचे जाती है तो बालक के विकास में भी कमी आएगी साथियों। तो ये 15 विशेषताएं या 15 मूलभूत सिद्धांत विकास से संबंधित। अब बात करने वाले हैं मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो टॉपिक डाल लीजिए, आपके रीड के सिलेबस में बिल्कुल साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वह विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मित्रों टॉपिक डालिए, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। लिखिए, विकास को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण तत्व है। पहला तत्व लिखिए साथियों, आपको पहला तत्व लिखना है वंशानुक्रम, और दूसरा तत्व आपका आता है वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखेंगे वंशानुक्रम को, हेरेडिटी जिसको कहा जाता है, कि वंशानुक्रम विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। मित्रों, प्रत्येक मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ पैदा होता है। मतलब मानव में जन्मजात ही कुछ गुण पाए जाते हैं। ये जन्मजात क्षमताएं अथवा गुण उसके गर्भ के समय अपने माता पिता एवं पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। देखिए, माता पिता के अलावा जैसे उसके नाना नानी है, दादा दादी है, और से भी ये जो गुण है वो आ सकते हैं। इस जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले ये गुण उसका वंशानुक्रम कहलाते हैं साथियों। देखिए, अगर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ये अगर ये प्रतिभाशाली है, ये अगर लंबे चौड़े हैं शारीरिक रूप से, अगर इनका शारीरिक जो रंग है वो गोरा है, तो 99% यूँ है कि जो संतान है वो भी गोरी ही पैदा होगी। मतलब उसका शारीरिक विकास माता पिता, नाना नानी या दादा दादी पर जरूर जाता है साथियों। दूसरे शब्दों में वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त योगदान है। प्रकृति मतलब जो जन्म के समय उसके साथ आता है उसको ही क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम से ही व्यक्ति की सभी शारीरिक विशेषताएं जैसे चेहरा उसका, उसके रंग, उसकी आंखें, हाथ पैर, लंबाई आदि बाह्य अंग प्राप्त होने के साथ उसकी शरीर की आंतरिक क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां और विभिन्न संस्थान भी प्राप्त होते हैं। मानव को मानसिक विशेषताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता ये चीज़ें जन्मजात होती है साथियों, जो उसके जन्म के समय से ही उसको प्राप्त होती है। तो मित्रों, आप कह सकते हो कि वंशानुक्रम से मानव विकास जरूर प्रभावित होता है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे वातावरण। तो टॉपिक डाल लीजिए, प्रभावित करने वाले तत्व या कारकों में दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट। मित्रों, वातावरण भी जरूर सभी को पता होगा कि वातावरण भी मानव के विकास को प्रभावित करेगा। मानव का वातावरण वह भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें वह जन्म लेता है और विकसित होता है। वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए, जन्म के समय तो बालक में कुछ शक्तियां और कुछ गुण होती है, कुछ योग्यताएं होती है, लेकिन अगर उसको वातावरण उसके अनुरूप नहीं मिला तो उनकी जो जन्मजात जो गुण हैं, योग्यताएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है साथियों। इसलिए वातावरण बालक के अनुसार होना बहुत ही जरूरी है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में जन्मजात शक्तियां अविकसित रह जाती है, चाहे वे शारीरिक शक्तियां हो अथवा वो मानसिक शक्तियां हो। मानव के विकास की गति तथा उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय तत्व प्रभाव डालते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए, वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, वातावरण तो खुद एक तत्व है विकास को प्रभावित करने वाला, वातावरण खुद एक तत्व है, लेकिन वातावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं आपको इसमें सिर्फ बिंदु लिखना है, पूरी डिटेल से नहीं लिखना है। पहला बिंदु आता है भोजन। भोजन अगर उसको स्वस्थ मिलता है, स्वस्थ मतलब पौष्टिक भोजन मिलता है, उसके खाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह और भी वसा वगैरह
कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ें होती है जरूरी शरीर के लिए, अगर वो उसको पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका जो शारीरिक विकास है वो उसकी जो जन्मजात क्षमताएं हैं उनके अनुरूप होता है। दूसरा है शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश। देखिए कई जगह प्रदूषण वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ शुद्ध वायु लोगों को नहीं मिल पाती है और उसका जो शारीरिक विकास है वो जन्म के कुछ समय बाद ही उसमें वायु से संबंधित जो प्रदूषित जगह है वहाँ पर लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। सूर्य का प्रकाश मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों ये दूसरा टॉपिक है, आपको लिख लीजिए, वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में शुद्ध वायु व सूर्य का प्रकाश। तीसरा देखिए संस्कृति। संस्कृति कल्चर जिसको अपन कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है मित्रों ये, जो वातावरण को प्रभावित करता है। जैसी संस्कृति, जैसे रीति रिवाज, जैसी परंपराएं लोगों की रहेगी, जैसा देश काल होगा वैसा ही बालक का उसके अकॉर्डिंग ही विकास होगा। जैसे भारत में रहने वाले जो बालक है उनकी संस्कृति भारतीय है तो उनका विकास भारतीय संस्कृति के अनुसार होगा। किसी बालक का जन्म अमेरिका में हुआ तो अमेरिका की जो संस्कृति है उसका विकास अमेरिका की संस्कृति की तरह होगा। तो मित्रों ये भी वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा देखेंगे परिवार। देखिए परिवार तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार का वातावरण, देखिए परिवार के जो माता पिता है, परिवार में अगर अनबन, कलेश, लड़ाई झगड़े ये चीज़ें नहीं होती है, परिवार के लोग अगर शिक्षित है तो बालक का विकास यूँ मान के चलिए अगर उसमें जन्मजात क्षमताएं हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पोषित उस स्थान पर होती है। तो मित्रों सभी को पता है कि परिवार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों समाज व सामाजिक संबंध। जिस समाज में बालक रहता है उस समाज के लोगों में जो आपसी संबंध है, सामाजिक संबंध जिसको आप कह सकते हो, वो भी वातावरण को बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं साथियों। जैसे बालक का परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, पड़ोस है, विद्यालय हैं, विद्यालय के सदस्यगण हैं, तो बालक के जो क्रियाकलाप है इन सभी से बालक जरूर प्रभावित होता है। तो समाज और सामाजिक संबंध भी वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से आते हैं। और वातावरण किसको प्रभावित करता है? विकास को प्रभावित करता है मित्रों। नेक्स्ट देखेंगे पालन पोषण। पालन पोषण का सीधा सा मतलब है अगर उचित लाड़ प्यार बालक को मिल जाता है, बालक को अगर जहाँ पर उसका जन्म हुआ है सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है तो उसका विकास अच्छा होता है। बालक को अगर आप उचित लाड़ प्यार नहीं प्रदान कर पा रहे हो तो उसमें अनेक बुराइयां जन्म ले सकती है। तो ये पालन पोषण का भी फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं। तो साथियों सभी को पता होगा जीवन में अगर कोई व्यक्ति है, जैसे एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हो जाता है, उसका हाथ पैर इत्यादि कोई चीज मतलब क्षति पहुंच जाती है, विच्छेद हो जाता है शरीर से उनका, तो उसका जो विकास है सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी चीजें कि वो अपंग जो बालक है जरूर उससे प्रभावित होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे यार मेरे तो हाथ ही नहीं है, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं तो मेरे तो आंखें ही नहीं है, ऐसे कई चीजें हो सकती है। तो ये भी वातावरण को प्रभावित करती है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रकृति। साथियों प्रकृति और संवरण के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सीधी सा एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कई लोग पूछते हैं कि सर बालक का विकास जन्म से होता है या गर्भावस्था से होता है। तो इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि बालक का विकास जन्म से होता है या गर्भावस्था से होता है। इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर किसी बुक में आपने देखा होगा कि जन्म से हो रहा है बालक का विकास, तो फिर आप इस बुक के आधार पर रिट दायर कर सकते हो, याचिका दायर कर सकते हो। और आपका जो क्वेश्चन है आप अगर लगाते हो कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही मान लिया जाएगा। और कोई टीचर ये कहता है कि नहीं विकास जन्म से प्रारंभ होता है तो वो बिल्कुल आपको गलत पढ़ा रहा है साथियों। तो प्रकृति और संवरण का मतलब होता है पोषण करना। साथियों प्रकृति और संवरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये काम की चीज आपके यहाँ से चालू होती है कि बालक के वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं और वातावरण को महत्व देना नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बालक के विकास में वंशानुक्रम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वातावरण को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। भारत में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का होना वंशानुक्रम के महत्व का ही समर्थन है। मतलब जो भारतीय लोग हैं वो ज़्यादा किसको महत्व देते हैं? विकास में वंशानुक्रम को महत्व देते हैं साथियों। अभी वो जो चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके विपरीत कुछ लोग वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं
वो कहते हैं कि किसी भी प्रकृति का बालक दे दिया जाए, वे उचित वातावरण या संवरण द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास जिस दिशा में चाहे कर सकते हैं। जैसे वाटसन ने कहा था ना कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो आप कहो, वो जो मैं चाहूँ वो उसको बना सकता हूँ। तो वो लोग किस पर ज़्यादा बल देते हैं? वो कहते हैं कि बालक का विकास किससे ज़्यादा प्रभावित होता है? वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होता है। मित्रों, दो तरह के विचार है, वंशानुक्रम ज़्यादा प्रभावित मानने वाले और वातावरणीय कारकों को ज़्यादा प्रभावित मानने वाले। तो मानव के व्यक्तित्व विकास में उसकी वंश परंपरा का अधिक महत्व है या उसके वातावरण का? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। साथियों देखिए, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। बहुत सारे कारक है जो विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें से दो प्रमुख है। पहली है उसकी प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम, और दूसरा उसका संवरण या पोषण, इसका मतलब है उसका वातावरण। मित्रों, जो उसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, और वो किससे प्राप्त होती है? माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होती है, जिसको आप वंशक्रम भी कह सकते हो। और जो व्यक्ति के विकास को संवरण या पोषित करने वाला तत्व है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, व्यक्ति का विकास उसके गर्भकाल से आरंभ हो जाता है। जो उसके गर्भकाल से आरंभ हो जाता है, जो उसके माता पिता द्वारा प्रदत्त वंशक्रम से निर्धारित होता है, और जन्म के पश्चात समाज में मिला वातावरण उसका आगे का विकास निर्धारित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मित्रों, ये जो लाइन इतनी लिखाई हुई है एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है कि व्यक्ति का विकास कब से चालू होता है? गर्भकाल से विकास चालू हो जाता है, और विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो मित्रों लिख लीजिए कि बालक का विकास गर्भकाल से आरंभ हो जाता है, और विकास वंशक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो अब इसके वंशानुक्रम के बारे में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है, और जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है वो ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, जो पूरा वीडियो देखते हैं वो ही प्रॉफिट में रहेंगे, और जो बिल्कुल लास्ट में वीडियो देख रहा है तो उसको ही पता चल रहा है कि वो कितना प्रॉफिट में रहेगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 टेस्ट सीरीज आ रही है कल। ठीक है, कल टेस्ट सीरीज आ रही है यूनिट 1 की और यूनिट 2 की। महत्वपूर्ण आपके 40 प्रश्न दोनों यूनिट से हैं, तो दोनों यूनिट मैंने पढ़ा दी है, एक बार वापस वीडियो आप देख सकते हो। साथियों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, और टेस्ट सीरीज भी आपको कल मिलेगी, अगली क्लास भी आपको कल मिलेगी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।